हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज़ के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ पॉलिटी की अगली क्लास लेकर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम, इसके बीच में क्या बेसिक डिफरेंस है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक बार सभी लोग जुड़ जाएंगे, देन वी विल स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे। हेलो अंकित, विष्णु, शबनम, जयश्री, साक्षी, विकेश, रेयान, अनिशा, विश्वजीत, रवीन, अनिकेत, खुशी, अरुण। चलिए सभी लोग जुड़ चुके हैं तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर आज के सेशन को और देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था जो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है वो कैसे होता है, पीआरएसटीवी मेथड क्या है, उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। हम लोग आज पहले बात करेंगे किसकी, एक कॉन्सेप्ट की जिसे हम लोग बोलते हैं थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर समझिएगा। सेपरेशन ऑफ पावर यानी शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत। शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत। तो सबसे पहले आपको यह बताना है कि ये जो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है ये किसने दिया था, कोई बता सकता है ना? कोई बता सकता है कि थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर जो है ये किसने दिया था? एनीवन? फिर हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि आखिर थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है क्या। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग। याद रखिएगा, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर दिया था एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा, कई बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है। इट इज गिवन बाय मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू है ना। इन्होंने क्या कहा, देखिए थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर में इन्होंने क्या कहा कि पावर ऑफ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी must be separated, must be separated। उन्होंने कहा कि विधायिका कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए। इन्होंने कहा कि लेजिस्लेटिव जो है, विधायिका, जिसका काम क्या है, लेजिस्लेट करना, कानून बनाना, तो उस काम में जुडिशियरी इंटरफेयर नहीं करे, है ना। जुडिशियरी उसमें इंटरफेयर नहीं करे या एग्जीक्यूटिव उसमें इंटरफेयर नहीं करे कि किस प्रकार का कानून हमें बनाना है। उसी तरह जब एग्जीक्यूटिव कानून को लागू करे, कार्यपालिका कानून को लागू करे, तो उसमें लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी इंटरफेयर नहीं करे।
और उसी तरह जब जुडिशियरी अपना काम करे तो उसमें लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव क्या ना करे, उसमें किसी तरह का कोई हस्तक्षेप ना करे, किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस ना करे। क्लियर? अब देखिए हम लोग यहां पर बात करते हैं जो मॉन्टेस्क्यू ने जो दिया था थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, इन्होंने स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर की बात करी थी। इन्होंने ये बहुत मतलब कि बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी कोई एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप ना करे। लेकिन मान लीजिए, आप समझिए, लेजिस्लेटिव को अनलिमिटेड पावर दे दिया जाए, उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो, उसको अगर ये कह दिया जाए जैसा कानून बनाना है बनाओ, तो ये लेजिस्लेटिव मान लीजिए कोई अमानवीय कानून बनाने लग जाए, ऐसा कानून बनाने लग जाए जो कि बिल्कुल ही क्या है, हार्श है, बहुत खतरनाक है, क्या ये सही होगा? आप बताइए, क्या इज इट गुड अगर हम लेजिस्लेटिव को अनलिमिटेड पावर दे दे कि जैसा कानून बनाना है आप बनाइए? आपको जिस तरह से कानून बनाना है बनाइए, क्या इज इट गुड और नो? अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, आप बताओ। जैसे मान लीजिए हमारे देश के अंदर जो लेजिस्लेटिव है उसको यह कह दिया जाए भैया आपको जैसा कानून बनाना है ना वो आप बनाओ, ये ठीक नहीं है। यानी कि इस पर क्या होना चाहिए, इस पर कोई ना कोई उस पर चेक लगाए, चेक करे कि अच्छा ये कानून ठीक है या नहीं है। अगर कानून ठीक है तो क्या करेगा उसको, हाँ ठीक है ओके। अगर कानून वो ठीक नहीं है तो उसको क्या करेगा, उसको बैलेंस करेगा। यहीं से एक कॉन्सेप्ट आता है चेक एंड बैलेंसेस का। तो देखिए सबसे पहले ये जो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है, इसको अपनाया किसने? इसको अपनाया अमेरिका। अमेरिका ने सबसे पहले अपने संविधान में इस शक्तियों के पृथक्करण की सिद्धांत को अपनाया। लेकिन इन्होंने जो मॉन्टेस्क्यू ने दिया था वाटर टाइट सेपरेशन की बात करी थी कि बिल्कुल थोड़ा सा भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, स्ट्रिक्टली सबके पावर सेपरेटेड होने चाहिए। अमेरिका ने कहा कि नहीं, ऐसा हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम चेक एंड बैलेंसेस का कॉन्सेप्ट रखेंगे साथ में, ताकि कोई भी बहुत ज्यादा पावरफुल ना हो जाए। कोई भी गवर्नमेंट का जो विंग है, चाहे लेजिस्लेटिव हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे जुडिशियरी हो, कोई भी बहुत ज्यादा क्या ना हो जाए, मतलब पावरफुल ना हो जाए, बहुत ज्यादा कुछ भी ना बनाने लग जाए। इसलिए चेक एंड बैलेंसेस इसके ऊपर जरूरी है। इसलिए अमेरिका ने कहा कि देखिए लेजिस्लेटिव अगर कोई कानून बनाता है और वो कानून अगर सही नहीं है, लग रहा है कि ये कानून जो है गलत है, तो इसने क्या कहा कि ये जो जुडिशियरी है, जुडिशियरी के पास पावर होगा कि वो क्या कर सकती है, उस कानून का जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, उस कानून के का वो कर सकती है क्या, न्यायिक पुनरीक्षण कर सकती है, और देखेगी कि ये जो कानून है ये सही है कि नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है कि नहीं है, संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर रही है। और अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है तो उस कानून को उस हद तक क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। और आप लोग जानते होंगे कि हमारे देश के अंदर भी जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है। हमारे देश में भी अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून बनाती है जो कि हमारे देश के संविधान का उल्लंघन करे, तो उसका क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू होता है, उसका न्यायिक पुनरावलोकन होता है, न्यायिक पुनरीक्षण होता है, और उसके द्वारा उस कानून को समाप्त कर दिया जाता है। रिसेंट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे आपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मुद्दा सुना होगा। इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या था, वो हमारे संविधान के एक आर्टिकल 19 क्लाउज 1 क्लाउज ए जो बात कर रहा था किसकी, राइट टू इंफॉर्मेशन एज अ फंडामेंटल राइट की। तो वो उस आर्टिकल का क्या कर रहा था, वायलेशन कर रहा था। यार तुम लोग कहां से आए हो भाई, कि कौन सी भाषा में बोल रहा हूं, मतलब तब से आए हो सर हिंदी में बोला करिए, मैं किस भाषा में बोल रहा हूं ये। और ये आप लोगों को बता दूं बाइलिंगुअल बैच है, आपने जब लिया होगा ये प्योर हिंदी मीडियम बैच नहीं है। जो आप बोल रहे हैं कि हिंदी में, क्या मैं ऐसा बोल रहा हूं अंग्रेजी में कि क्या मैं कंप्लीट इंग्लिश बोल रहा हूं, आपको क्या समझ में नहीं आ रही है? मनी एंड विष्णु एंड अंजलि, क्या आपको समझ में नहीं आ रही है, ये बताइए आप क्या चाह रहे हैं कि मैं एकदम शुद्ध हिंदी बोलूं?
मतलब क्या बातें क्या समझ में नहीं आ रही आपको, ये बताओ। इंग्लिश में क्या समझा रहे हैं इसमें? मतलब जो भी चीज लिखा है हिंदी में लिखा हुआ है यहां पर। अब इसका नाम मोंटेस्क्यू है, मोंटेस्क्यू नहीं दिया। मोंटेस्क्यू को हिंदी में क्या मैं लिख दूं? मॉस्किटो लिख दूं हिंदी में इसको? क्या लिख दूं मोंटेस्क्यू को हिंदी में? नाम है इसका मोंटेस्क्यू। इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं आपको, है ना? इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, लेकिन इन लोगों को पता नहीं क्या दिक्कत हो रहा है समझने में। आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है इंद्रसेन? अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप ना 10 दिन के बाद आइएगा क्लास में, आपको चीजें समझ में आएगी, है ना? आई थिंक आप मतलब आज कौन सा दिन है? ट्यूसडे। अब फ्राइडे से आइएगा क्लास में, आपको चीजें सब समझ में आएगी, है ना? मैं समझ रहा हूं कि आप क्या चाह रहे हैं, है ना? चलिए, मुझे समझ में आ गया कि मुझे किस लेवल तक जाना है इस क्लास में, मुझे ये पता चल गया है। चलिए ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद। चलो, गवर्नेंस सिस्टम की बात करते हैं। तो आप याद रखिएगा, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर किसने दिया था? इट इज गिवन बाय मॉन्टेस्क्यू, यानी कि मॉन्टेस्क्यू ने दिया। मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच क्या होना चाहिए? शक्तियों का विभाजन होना चाहिए। दैट्स इट। अब हम लोग बात करते हैं गवर्नेंस सिस्टम की, शासन प्रणाली की। तो देखिए, डेमोक्रेसी के अंदर जब गवर्नेंस सिस्टम की बात करते हैं ना, तो ये दो प्रकार का होता है शासन प्रणाली। एक होता है जिसे हम लोग कहते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम। प्रेसिडेंशियल सिस्टम का मतलब जिसे हम लोग कहते हैं अध्यक्षीय प्रणाली। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? अध्यक्षीय प्रणाली। और ये जो अध्यक्षीय प्रणाली है, याद रखिएगा, इट इज बेस्ड ऑन सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि यह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। यह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। यानी इट इज बेस्ड ऑन सेपरेशन ऑफ पावर यानी कि जहां पर आपका प्रेसिडेंशियल सिस्टम होगा, जहां पर आपका क्या होगा? अध्यक्षीय प्रणाली होगा, वहां पर जो विधायिका है, लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशियरी है। एंड एग्जीक्यूटिव है और जुडिशियरी है। ये तीनों क्या होंगे? इन तीनों के पावर्स क्या होंगे? सेपरेट होंगे, यानी अलग अलग होंगे। यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों एक दूसरे से क्या रहेगी? इंडिपेंडेंट रहेगी। लेजिस्लेटिव अपना कानून बनाएगी, एग्जीक्यूटिव अपना क्या करेगी? कानून को लागू करेगी, और जुडिशियरी क्या करेगी? यहां पर उसको कानून की रक्षा करेगी, जो इसका काम होता है।
लेकिन यहां पर देखिए, इसको अपनाने वाला जो सबसे पहला देश है जिसने कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम को अपनाया, वो क्या था? अमेरिका था। और इन्होंने, याद रखिएगा, क्या किया? थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर तो अपनाया, लेकिन विथ चेक एंड बैलेंसेस, चेक एंड बैलेंसेस के साथ, कि ताकि कोई भी, यानी जांच एवं संतुलन के साथ इसे अपनाए। जांच एवं संतुलन के साथ अपनाया, इसका मतलब क्या है कि जैसे लेजिस्लेटिव है, अगर विधायिका कोई कानून बना रही है तो वो कानून कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है, इसको चेक किया जाएगा। किसके द्वारा? जुडिशियरी के द्वारा। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है तो उसे क्या कर दिया जाएगा, यानी कि वो संवैधानिक रूप से अगर वैध नहीं है तो उसे क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा उस कानून को। लाइक हमारे देश के अंदर जो आपका इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड जो एक नियम था, चुनावी बॉन्ड से रिलेटेड नियम था, सुप्रीम कोर्ट ने उसे इस आधार पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया कि ये जो कानून है, ये जो चुनावी बॉन्ड वाला जो मुद्दा है, ये क्या कर रहा है? हमारे संविधान के मौलिक अधिकार के अंदर सूचना का अधिकार या राइट टू इंफॉर्मेशन जो है उसको वायलेट कर रहा है, उसका उल्लंघन कर रहा है। ठीक, इसके बाद की बात करते हैं। पढ़ लो भाई मनीष प्रकाश, है ना। यहां पर कुछ बच्चे मैं देख रहा हूं ना कि वो बस ज्ञान देने के लिए आए हुए हैं कि क्या करना है नहीं करना है। दे आर जस्ट हियर टू शो देयर ओपिनियन, अपने ओपिनियन को दिखाने आना है कि क्या करना है नहीं करना। पढ़ने आए हो, पढ़ लो, नहीं तो ज्यादा अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आपका कल से फैकल्टी चेंज हो जाएगा पॉलिटी का, आपको कोई और पढ़ा दिया करेंगे जो प्योर हिंदी में पढ़ाएंगे, अच्छे से बढ़िया एकदम हिंदी मीडियम में पढ़ाएंगे आपको। फ्रॉम नेक्स्ट वीक योर फैकल्टी विल बी चेंज्ड। ओके, अगले पॉइंट पर चलते हैं हम लोग, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। चलिए, तो मैं कितना अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था, पता नहीं कहां से ये 3-4 बच्चे आ गए, पूरा क्लास को ही डिस्टर्ब कर दिया इन्होंने। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट चल रहा था। चलिए, तो मैंने क्या बताया कि जो आपका चेक एंड बैलेंसेस का मतलब क्या है कि जैसे लेजिस्लेटिव है ना, लेजिस्लेटिव कोई कानून बना रही है उसको चेक करेगी जुडिशियरी। हमारे देश में भी ऐसा होता है और हमने भी जुडिशियल रिव्यू का जो प्रोविजन यानी न्यायिक पुनरीक्षण का जो प्रावधान लिया है वो कहां से लिया है? अमेरिका से लिया है। जैसे इसी तरह रिसेंट में आपने देखा होगा कि बिहार सरकार ने एक ऑर्डर जारी किया था, एक आदेश जारी किया था कि हम अपने राज्य के अंदर क्या करेंगे, रिजर्वेशन का लिमिट जो है 75% बढ़ाएंगे, 75% कर देंगे, है ना। तो वो मामला कहां गया? सुप्रीम कोर्ट में गया और उसको क्या कर दिया? सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, कहा कि नहीं, इससे जो हमारा संविधान है उसका वायलेशन हो रहा है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, 50% से ज्यादा रिजर्वेशन आप नहीं दे सकते हैं। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए अगर कोई लेजिस्लेटिव कोई भी ऐसा कोई कानून बनाए, लेजिस्लेटिव यानी कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर, है ना, वो अगर कोई भी ऐसा कोई कानून बनाती है जो हमारे संविधान का उल्लंघन करता है तो उस पर चेक एंड बैलेंसेस होना चाहिए, है ना, उस पर जांच होना चाहिए, उसका संतुलन यानी कि उसके पावर को सीमित कर दिया जाए। ठीक, अब देखिए इसी तरह मान लीजिए एग्जीक्यूटिव है, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लीजिए एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका है जो कानून को लागू कर रही है। अब कार्यपालिका कानून को लागू करते समय क्या करे? डिस्क्रिमिनेशन करे, सही रूप से कानून को लागू नहीं करे। ठीक, तो क्या अगर मान लीजिए उसके ऊपर चेक एंड बैलेंसेस नहीं होगा तो यह भी दिक्कत है। तो इसको कौन करेगी? इस एग्जीक्यूटिव के ऊपर भी क्या होगा? चेक एंड बैलेंसेस होगा, इसके ऊपर भी जांच और संतुलन रहेगा। लेजिस्लेटिव क्या करेगी? एग्जीक्यूटिव के काम को चेक करेगी, इसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएगी कि अगर कुछ भी गलती करे, ठीक है, तो इसको क्या करना? रिस्पॉन्सिबल, इसको हटा देना, हटाया जा सकता है इसको एग्जीक्यूटिव को।
किसके द्वारा? तो जैसे अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका में जो लेजिस्लेटिव हो, जो एग्जीक्यूटिव है यानी प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है कैसे? इंपीचमेंट प्रोसेस के द्वारा। यानी मान लीजिए कि अगर एग्जीक्यूटिव क्या करे, कानून को सही तरीके से लागू नहीं करे, कार्यपालिका अगर कानून को ठीक ढंग से लागू नहीं कर रहा है, कानून को लागू करते समय क्या कर रहा है, गोरे मतलब काले का भेद कर रहा है, या फिर अमीर गरीब का भेद कर रहा है, इस तरह का कोई अगर चीज कर रहा है, तो इस एग्जीक्यूटिव को भी हटाया जा सकता है किसके द्वारा? याद रखिएगा, लेजिस्लेटिव के द्वारा। लेजिस्लेटिव क्या कर सकती है? इंपीचमेंट ला करके इसको हटा सकती है एग्जीक्यूटिव को। यह अमेरिका में होता है। लेकिन हमारे देश के अंदर भी, हमारे देश में क्या है, हम लोग अभी बात करेंगे तो हमारे देश में थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर नहीं, हमारे देश में क्या है, शक्तियों के संलयन के, शक्तियों का मतलब पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित नहीं है हमारे देश में। हमारे देश में प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है। हमारे देश में क्या है, हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम की क्या विशेषताएं हैं उसके ऊपर बात करेंगे हम लोग। लेकिन याद रखिएगा, ये जो आपका यहां पर शक्तियों का पृथक्करण है, लेकिन विथ सम चेक एंड बैलेंसेस। इसी तरह मान लीजिए जुडिशियरी है, न्यायपालिका है। न्यायपालिका का काम क्या होता है? लोगों को दंडित कर, अगर कोई कानून को उल्लंघन करता है कोई कानून का, तो उसको क्या करना? दंड दे। अब मान लीजिए न्यायपालिका क्या कर रही है, काम कर रही है अपना, और वो जब निर्णय देते हुए वो क्या कर रही है? डिस्क्रिमिनेशन कर रही है। अमीर लोगों को कम सजा दे रही है, गरीब लोगों को ज्यादा सजा दे रही है, या फिर जो गोरे लोगों को कम सजा दे रही है, काले लोगों को ज्यादा सजा दे रही है, सेम उसके लिए, अपराध के लिए। ये तो गलत है। यानी कि इसको भी क्या किया जा सकता है? इस जुडिशियरी के अंदर जो लोग हैं, इसको भी हटाया जा सकता है किसके द्वारा? लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के द्वारा, ताकि ये भी अपना काम किससे करे? ढंग से करे, सही से करे। और ये जो जुडिशियरी है, जुडिशियरी को कैसे हटाया जाता है? तो इसको भी रिमूव किया जाता है किसके द्वारा? जो आपका वहां का जो आपका लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों मिलकर के क्या करती है? उसे रिमूव करती है। जैसे अगर हम बात करते हैं हमारे देश के अंदर भी, अगर मान लीजिए जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस अगर मान लीजिए कोई मिसकंडक्ट करते हैं, कोई अगर उनके ऊपर क्या होता है, मिसकंडक्ट के चार्जेस होते हैं, तो उनको हटाया जा सकता है किसके द्वारा? पार्लियामेंट के द्वारा, या फिर किसके द्वारा? जो हमारा पार्लियामेंट और मतलब जो प्रेसिडेंट है, ये दोनों मिलकर के क्या कर सकती है? हटा सकती है। यानी कि अमेरिका ने देखिए क्या किया, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को अपनाया। प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो होता है इसी पर बेस्ड ही होता है अध्यक्षीय प्रणाली, कि वहां पर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और किसके बीच में? जुडिशियरी के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर हो। लेकिन अमेरिका ने स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर की बात नहीं करी, यानी कि बिल्कुल बहुत ज्यादा मतलब एकदम टाइट जो है, बिल्कुल एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप ना करे, ऐसे शक्तियों के पृथक्करण की बात नहीं करी। उन्होंने बात करी किसकी? उन्होंने बात करी कि सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए, लेकिन यहां पर चेक एंड बैलेंसेस भी जरूरी है। यानी कि हर ऑर्गन एक दूसरे के काम को क्या करे? चेक करे, और उसको क्या करे? बैलेंस करे। ये बात समझ में आ गई? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? हटाने का प्रोसेस देखेंगे मन्नू जी। हटाने के प्रोसेस के लिए जो एक प्रस्ताव लाना पड़ता है, उसको फिर दोनों सदनों से पारित करना पड़ता है, फिर प्रेसिडेंट उस पर ऑर्डर देते हैं, तब जाकर के हटते हैं। वो सब हम लोग देखेंगे आगे प्रोसेस। पहले ये थ्योरी, और ये जो आपका प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर जो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है, ये सबको समझ में आया? हाँ या नहीं बोलिए, फिर हम लोग चलेंगे इसके आगे। हाँ जी, ठीक। अब देखिए हम लोग बात करते हैं, जो अध्यक्षीय प्रणाली होती है, इसको अपनाने वाला सबसे पहला देश कौन सा था? तो अमेरिका था। याद रखिएगा, यहां पर क्या होता है ना, यहां पर सिंगल एग्जीक्यूटिव होती है, सिंगल एग्जीक्यूटिव होती है, यानी कि एकल कार्यपालिका होती है। एकल कार्यपालिका का मतलब क्या? जो यहां पर सारा कुछ किसके पास होता है? प्रेसिडेंट के पास होता है। यानी कि यहां पर सब कुछ कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। यानी कि राष्ट्रपति ही यहां पर क्या होंगे? राष्ट्रपति ही यहां पर, याद रखिएगा, यही नॉमिनल हेड भी होते हैं। नॉमिनल हेड
एंड रियल हेड, बोथ, दोनों यही होते हैं। यानी कि यही नाम मात्र के प्रधान और वास्तविक प्रधान होते हैं। नाम मात्र के प्रधान और वास्तविक प्रधान, इसका मतलब क्या है अभी समझते हैं। जैसे देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना, पार्लियामेंट्री सिस्टम की जब बात करते हैं तो वहां पर नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट होंगे, यानी कि सारे डिसीजन कौन लेते हैं, वो प्रेसिडेंट के नाम से लिए जाएंगे, सारे डिसीजन प्रेसिडेंट के नाम से लिए जाएंगे। लेकिन जो रियल में डिसीजन ले रहा होता है वो कौन ले रहा होता है, प्राइम मिनिस्टर ले रहा होता है। किसमें, पार्लियामेंट्री सिस्टम में, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में अध्यक्षीय प्रणाली जहां पर होगी वहां पर सारा का सारा पावर किसके पास होगा, प्रेसिडेंट के पास होगा। यानी कि वहां पर प्राइम मिनिस्टर जैसा कोई पद ही नहीं होगा। जैसे अमेरिका में कभी आपने सुना है कि अमेरिका के प्रधानमंत्री ये बने, सुना है कभी, नहीं सुना होगा, क्योंकि अमेरिका में क्या है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। LEJ का मतलब है, L से है लेजिस्लेटिव, E से है एग्जीक्यूटिव, G से है जुडिशियरी, जैसे, ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। याद रखिएगा यहां पर यानी कि सारा का सारा पावर किसके पास है, यहां पर राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब देखिए यहां पर जो है आपके डिजूरे हेड, भाई मतलब डिजूरे हेड का मतलब क्या, जो लिखा है मैंने डिजूरे हेड, डिजूरे हेड का मतलब क्या होता है, नाम मात्र का प्रधान, यानी नॉमिनल हेड बोलते हैं इसी को। इसी को आप नीचे लिख लीजिएगा, नाम मात्र के प्रधान या नॉमिनल हेड लिख लीजिए पहले इंग्लिश में, नॉमिनल हेड। डिजूरे हेड का मतलब ही क्या होता है, नॉमिनल हेड या नाम मात्र के प्रधान, नाम मात्र के प्रधान। और नाम मात्र के प्रधान कौन होते हैं, तो वो याद रखिएगा यहां पर राष्ट्रपति होते हैं। और रियल हेड भी कौन होते हैं, यानी रियल हेड को कहा जाता है, उसके लिए एक टर्म यूज करते हैं, डी फैक्टो हेड। कौन सा, डी फैक्टो हेड। डी फैक्टो हेड का मतलब क्या, रियल हेड, ये सब जो डी फैक्टो हेड, डी जूरे हेड, ये सब लैटिन वर्ड हैं। रियल हेड इसका मतलब है वास्तविक प्रधान। वास्तविक प्रधान भी कौन होते हैं, यहां पर राष्ट्रपति ही होते हैं। यानी कि सारा कुछ यहां पर किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है, ठीक है, क्लियर। फटाफट से लिखो फिर चलते हैं इसके आगे। फटाफट से लिखिए फिर इसके आगे चलते हैं। डिजूरे हेड, हाँ डिजूरे हेड लिखा हुआ है, डिजूरे, DJURE, डिजूरे। और यहां पर लिखा है डी फैक्टो। डिजूरे का मतलब होता है नॉमिनल और डी फैक्टो का मतलब होता है वास्तविक। ओके, अब देखिए इसके आगे की बात करते हैं तो याद रखिएगा कि यहां पर हेड ऑफ स्टेट एक होता है, हेड ऑफ स्टेट। हेड ऑफ स्टेट का मतलब क्या, राज्य के प्रमुख। राज्य के प्रमुख जो होता है यहां पर वो कौन होता है, राष्ट्रपति ही होंगे। यानी कि यहां पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम में सब कुछ राष्ट्रपति। और इसके बाद याद रखिएगा यहां पर जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होंगे, हेड ऑफ गवर्नमेंट यानी सरकार के प्रमुख, वो भी कौन होंगे, राष्ट्रपति होंगे। जबकि पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, याद रखिएगा पार्लियामेंट्री सिस्टम में राज्य के प्रमुख तो राष्ट्रपति होंगे, जो पूरे कंट्री हेड ऑफ स्टेट वो कौन होंगे, राष्ट्रपति होंगे। लेकिन गवर्नमेंट के हेड कौन होंगे, वो प्राइम मिनिस्टर होंगे।
गवर्नमेंट के हेड कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर होंगे। किसमें? पार्लियामेंट्री सिस्टम में। लेकिन जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वहां पर हेड ऑफ स्टेट भी कौन? राष्ट्रपति। हेड ऑफ गवर्नमेंट भी कौन? राष्ट्रपति। ठीक है। हाँ, जिस जिस कंट्री में प्रेसिडेंशियल सिस्टम होगा वहां पर क्या होगा? यही होगा। करतार सिंह जी, यहां पर जो स्टेट की बात हो रही है, स्टेट का मतलब पूरे इंटायर कंट्री को एज अ स्टेट माना जा रहा है ना। मैंने स्टेट का जो डेफिनेशन बताया था, यानी कि जो आपका जिसके पास पॉपुलेशन हो, गवर्नमेंट हो, सॉवरेनिटी हो, है ना, इंटरनल और एक्सटर्नल सॉवरेनिटी दोनों हो, एक डेफिनेट एरिया हो। ठीक है। अब देखिए, इसके बाद की बात करते हैं तो नेक्स्ट जो याद रखेंगे आप लोग, ये जो गवर्नमेंट यहां पर जो होता है ना, इस में प्रेसिडेंट को यानी राष्ट्रपति को एक निश्चित कार्यकाल के लिए चुना जाता है। निश्चित कार्यकाल के लिए, यानी कि एक फिक्स्ड टर्म के लिए, निश्चित कार्यकाल के लिए चुना जाता है। निश्चित कार्यकाल के लिए चुना जाता है, यानी कि इन दिस सिस्टम प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर ए फिक्स्ड टर्म। जैसे अगर हम बात करें अमेरिका में, आप लोग बता सकते हैं अमेरिका में जो राष्ट्रपति है उसको कितने साल के लिए चुना जाता है? सर मैंने तो ये पढ़ा था कि रियली में पीएम होता है, नाम मात्र का प्रेसिडेंट होता है। भाई साहब आपने पढ़ा होगा, डेफिनेटली पढ़ा है विष्णु जी, लेकिन वो किस में पढ़ा है आपने? पार्लियामेंट्री सिस्टम में पढ़ा है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है? नाम मात्र के पीएम होते हैं, सॉरी नाम मात्र के प्रेसिडेंट होते हैं, रियल में पीएम होते हैं। किसमें? इन पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय प्रणाली में ऐसा होता है। लेकिन हम अभी किसकी बात कर रहे हैं? अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? प्रेसिडेंशियल सिस्टम की। ठीक है। हाँ बिल्कुल हो सकता है ना। उसको सेमी प्रेसिडेंशियल बोलते हैं सबनम जी, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। चलिए, इसके बाद की बात करते हैं तो याद रखिएगा, यहां पर जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति चुने जाते हैं वो कैसे चुने जाते हैं? वो चुने जाते हैं मतलब 4 साल के लिए चुने जाते हैं, 4 साल के लिए। अब देखिए, यहां पर जो है राष्ट्रपति को चुनने के लिए क्या होता है, यहां पर प्रेसिडेंट को चुनने के लिए एक निर्वाचक मंडल बनता है ना। एक निर्वाचक मंडल बनेगा और निर्वाचक मंडल के द्वारा क्या होगा? प्रेसिडेंट को एक निश्चित कार्यकाल के लिए चुना जाता है। अब ये जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होती है ना, प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात करें तो ये नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है। नॉन रिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या? गैर उत्तरदायी सरकार होती है। नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है, यानी कि गैर उत्तरदायी सरकार होती है। गैर उत्तरदायी सरकार होती है। गैर उत्तरदायी सरकार का मतलब क्या है? समझना है कॉन्सेप्ट को। यानी ये जो गवर्नमेंट है ये एक बार चुनकर आ गई, अब ये जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है। ये अब इसको फिक्स टर्म के लिए चुना गया है, इनको हटाया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा? महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, अन्यथा इन्हें नहीं हटाया जा सकता। ये गवर्नमेंट जो होती है ना प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, ये जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, पीपल के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है ना। ठीक है। इसके बाद की बात करते हैं तो याद रखिएगा, इसे गवर्नमेंट ऑफ एक्सपर्ट, इसे गवर्नमेंट ऑफ एक्सपर्ट भी कहा जाता है। गवर्नमेंट ऑफ एक्सपर्ट भी कहा जाता है। ऐसा गवर्नमेंट ऑफ एक्सपर्ट क्यों कहा जाता है इसे, है ना। ठीक है। हाँ, प्रेसिडेंट को हटाया भी जा सकता है, बिल्कुल हटाया जा सकता है मिथुन जी। किसके द्वारा? तो उसके लिए महाभियोग प्रोसेस लाया जाएगा। महाभियोग के द्वारा उनको क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, हम लोग बात करते हैं यहां पर इसे गवर्नमेंट ऑफ एक्सपर्ट क्यों कहा जाता है, ध्यान से समझिएगा। क्योंकि ये जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो मिनिस्टर होते हैं, जो यहां पर मिनिस्टर को क्या कहा जाता है? एक्चुअली में उसे कहते हैं सेक्रेटरी। क्या बोलते हैं यहां पर? मिनिस्टर को सचिव कहा जाता है, सेक्रेटरी कहा जाता है।
और यहां पर जो मिनिस्टर होते हैं वो एक्सपर्ट लोग होते हैं अपने फील्ड में। मान लीजिए कि अगर फाइनेंस मिनिस्टर है कोई, वो फाइनेंस के फील्ड का एक्सपर्ट होगा। अगर कोई मान लीजिए कि हेल्थ मिनिस्टर है तो वो हेल्थ के फील्ड का क्या होगा, एक्सपर्ट होगा। अगर कोई डिफेंस मिनिस्टर है तो वो डिफेंस का एक्सपर्ट होगा। यानी कि यहां पर जो मिनिस्टर अपॉइंट होते हैं वो अपने फील्ड के एक्सपर्ट लोग होते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, गवर्नमेंट ऑफ एक्सपर्ट कहा जाता है। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में देखेंगे जो मिनिस्टर होते हैं वो डिपेंड करता है कि उनका कितना पावर है, किसके अंदर, पार्टी के अंदर, है ना, कितने वो मतलब पावरफुल हैं, उनका जो मतलब उस जिस जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी में उसका कितना पकड़ है ना, या उसका क्या रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा के अंदर या राज्यसभा के अंदर, उसके आधार पर क्या होता है, उनको मतलब क्या दिया जाता है, मंत्री पद दिया जाता है। यहां पर क्या पार्लियामेंट्री सिस्टम में अगर जो हमारे देश में व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था, क्या इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट लोग ही मिनिस्टर बनते हैं? ठीक, लेकिन ऐसा यहां पर नहीं होता। यहां पर जो होते हैं ये जो एक्सपर्ट यहां पर जो मिनिस्टर होते हैं ना, इनका लेजिस्लेटिव से कोई लेना देना नहीं है। ये वहां के लेजिस्लेटिव के मेंबर होते ही नहीं है। ये क्या होते हैं, ये अपना अलग होते हैं, ये लेजिस्लेटिव के सदस्य नहीं होते, ये अपने फील्ड के क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। इसलिए इनको कोई लेना देना नहीं है कि हम भैया लेजिस्लेटिव के मेंबर रहे हैं ना रहे हैं, उससे हमको मतलब नहीं, हम अपना काम करेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, एक तो नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है और दूसरा क्या है, गवर्नमेंट ऑफ एक्सपर्ट। अगर हमारे देश में किसी को मंत्री बनना है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में अगर किसी को मिनिस्टर बनना है तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा, उसको लोकसभा या राज्यसभा से सदस्य बनना पड़ेगा। अगर हम अपने देश के अंदर बात करें, मिनिस्टर अगर किसी को बनना है तो अगर वो लोकसभा राज्यसभा का सदस्य तभी मिनिस्टर बन सकता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं। अमेरिका में कोई भी व्यक्ति जो मिनिस्टर होता है ना, वो लेजिस्लेटिव का मेंबर ही नहीं होता। वहां का जो लेजिस्लेटिव यानी जिसको हम लोग कांग्रेस बोलते हैं, वहां का सदस्य ही नहीं होता है। ठीक है, जो मिनिस्टर होता है उसको कोई मतलब नहीं है उससे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद की बात करते हैं। इस गवर्नमेंट को याद रखिएगा, इससे इसका संकीर्ण प्रतिनिधित्व होता है, यानी नैरो रिप्रेजेंटेशन होता है। नैरो रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है समझिएगा, इसका नैरो रिप्रेजेंटेशन होता है यानी संकीर्ण प्रतिनिधित्व होता है, संकीर्ण प्रतिनिधित्व होता है, संकीर्ण प्रतिनिधित्व होता है, यानी कि नैरो रिप्रेजेंटेशन होता है। नैरो रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि जैसे यहां पर गवर्नमेंट के अंदर ये जो सरकार है, इस सरकार में हो सकता है कि समाज के सभी वर्ग के लोग शामिल नहीं हो, यानी कि सरकार का समाज के जो सभी वर्ग के लोग, महिला, गरीब, किसान, है ना, व्यापारी, या फिर और भी जो समाज के अंदर अल्पसंख्यक, इन सब का क्या हो, यहां पर रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सरकार में। क्योंकि यहां पर सरकार जो है वो राष्ट्रपति चुन लिए गए। अब राष्ट्रपति अपने हिसाब से क्या करेंगे, अपने सेक्रेटरीज अपॉइंट करेंगे। राष्ट्रपति क्या करेंगे, अपने हिसाब से अपने सेक्रेटरीज अपॉइंट करेंगे जो कि अपने फील्ड में एक्सपर्ट होंगे। इसलिए इसे गवर्नमेंट ऑफ एक्सपर्ट तो कहेंगे। लेकिन यहां पर हो सकता है ये जो एक्सपर्ट हो वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट होंगे, लेकिन हो सकता है यहां पर अल्पसंख्यकों के रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सरकार में, महिलाओं के रिप्रेजेंटेटिव सरकार में नहीं हो, किसानों के रिप्रेजेंटेटिव सरकार में नहीं हो, गरीबों के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो सरकार में नहीं हो। इसलिए कहते हैं कि ये जो सरकार है ना, इस सरकार के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसा होता है, नैरो रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी कि यहां पर प्रतिनिधित्व जो होती है वो संकीर्ण होती। ठीक है, वो राष्ट्रपति करेंगे मन्नू जी, है ना, पोटस, पोटस यानी जैसे हम लोग बोलते हैं, पोटस कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में किसको, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, उसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है पोटस, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। वो अपने सेक्रेटरीज को क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे। यहां पर सर लेजिस्लेटिव सिर्फ लॉ बना सकता है, बट लॉ को इंपोज एक्सिक्यूटिव ही करेगा। डेफिनेटली लॉ को इंपोज एक्सिक्यूटिव करता है, ऑलरेडी ये सब बता रखा है मैंने। ठीक है, तो इसको लिखो पहले, फिर चलते हैं इसके आगे। इसके बाद की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में और भी कुछ पॉइंट्स हैं, उसे हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें और
2-3 पॉइंट है उससे हम लोग लिख लेते हैं। नैरो रिप्रेजेंटेशन अंकित, जैसे मान लीजिए कि समाज है, सोसाइटी है, सोसाइटी के गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ताकि जब गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाए तो सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बनाए, है ना। तो यहाँ पर लेकिन गवर्नमेंट में जो लोग शामिल होते हैं ना, दे आर नॉट फ्रॉम द डिफरेंट फील्ड, समाज के मतलब हर वर्ग से हो सकता है यहाँ पर प्रतिनिधित्व नहीं हो। यहाँ पर जो प्रेसिडेंट हैं, क्योंकि जो सेक्रेटरीज हैं यहाँ पर, ये जो आपके मंत्री होते हैं यहाँ पर, उनको राष्ट्रपति अपॉइंट करेंगे, ठीक है। और राष्ट्रपति अपॉइंट करेंगे तो वो ऐसे लोगों को अपॉइंट करेंगे जो कि अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं, अपने फील्ड में क्या होंगे, एक्सपर्ट होंगे, विशेषज्ञ होंगे, उन्हीं को अपॉइंट किया जाएगा। तो हो सकता है कि वो मतलब किसानों को रिप्रेजेंट ना कर रहे हैं, हो सकता है अल्पसंख्यकों को रिप्रेजेंट ना कर रहे हो, यानी ऐसा इसमें कोई जरूरी नहीं होता। इसलिए इसे कहा जाता है कि चूंकि यहाँ पर समाज के हर वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं होता है सरकार में, इसलिए कहते हैं कि ये एक कैसा रिप्रेजेंटेशन है, नैरो रिप्रेजेंटेशन है। और नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब क्या होती है कि यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव होती है, जैसे प्रेसिडेंट है ना, उसके बाद जो आपके यहाँ पर जो मतलब प्रेसिडेंट के और भी जो वो हैं, वो लेजिस्लेटिव के पार्ट नहीं है, वो विधायिका के पार्ट नहीं है, वो वहां के कांग्रेस या फिर और जो वहां का जो अपर हाउस है उसके मेंबर नहीं है, ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन हो रहा है, एक इलेक्टोरल कॉलेज है, एक निर्वाचक मंडल है, वो क्या कर रही है, राष्ट्रपति को चुन रही है, तो उसका लेजिस्लेटिव से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन लेजिस्लेटिव हटा सकती है प्रेसिडेंट को, किसके द्वारा, इंपीचमेंट के द्वारा, अगर प्रेसिडेंट कुछ मतलब गलत करते हैं तो इसलिए इनका जनता के प्रति, चूंकि जनता जो है ना, जनता के द्वारा जो होता है ना, ये जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, रिस्पॉन्सिबल नहीं होते लोगों के प्रति, ठीक है। तो इसलिए इनको बोला जाता है कि ये कैसी गवर्नमेंट है, ये नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, ठीक है। ऐसा देखिए अभिषेक जी, कोई जरूरी नहीं है, हमारे देश के अंदर आप देख लीजिए कि जो मिनिस्टर होते हैं, है ना, वो क्या अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, बताइए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मान लीजिए आप पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या है, आपका लोकसभा में मान लीजिए 20 सीट है, आपने गवर्नमेंट को सपोर्ट किया है, कौन सा मिनिस्ट्री चाहिए, रेलवे, ले जाइए रेलवे, कुछ नहीं आता रेलवे को, कोई बात, सपोर्ट है आपका 20 मेंबर का, जाइए आपको बनाते हैं। इसलिए जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है ना, पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या कहा जाता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम को गवर्नमेंट ऑफ इमैच्योर कहा जाता है। गवर्नमेंट ऑफ क्या कहते हैं उसे, इमैच्योर, यानी कि जो मतलब ऐसे लोग जिनको की मतलब क्या है, बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, उसकी सरकार कही जाती है इनको, ठीक है। अब इसके बाद की बात करते हैं, तो याद रखिएगा ये जो लेकिन गवर्नमेंट है, इसकी खासियत ये है कि इसमें गवर्नमेंट स्टेबल रहती है, गवर्नमेंट स्टेबल, गवर्नमेंट में यहां इसमें लिख लीजिएगा, इसमें गवर्नमेंट स्टेबल रहती है, स्टेबल रहती है, यानी कि सरकार जो है एक बार बन गई तो सरकार बनी रहती है, यानी कि सरकार गिरती नहीं है, सरकार स्थिर रहती है, स्टेबल रहती है, अस्थाई रहती है, सरकार अस्थाई रहती है। मतलब कि एक बार अगर चुनकर आ गई सरकार तो वो 4 साल के लिए, नॉर्मली रेयरली ही होता है कि इंपीचमेंट के द्वारा इनको हटाया जाता है, क्योंकि इंपीचमेंट जो प्रोसेस है वो क्या है, वो बहुत एक मुश्किल प्रक्रिया होती है, ठीक है। महाभियोग एक क्या है, काफी डिफिकल्ट प्रोसेस होता है। तो याद रखिएगा यहां पर सरकार जो होती है ना, जनरली एक बार चुनकर आ गई तो वो क्या रहती है, अस्थाई रहती है सरकार, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, यहां पर योजनाएं क्या रहती है, लागू रहती है, योजनाएं लगातार लागू रहती है। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सरकार स्थिर रहे। पार्लियामेंट्री सिस्टम में हो सकता है सरकार 1 साल में गिर जाए, हो सकता है सरकार 2 साल में गिर जाए। आप 1990 से 2020 का दौर देखिए, हमारे देश के अंदर 1990 से लेकर के 2000 के बीच का दौर देखिए, कितनी बार सरकार गिरती बनती है, कितनी बार।
कभी 12 दिन के लिए सरकार रह रही है, कभी 2 साल के लिए, कभी 1 साल के लिए, कभी 2 महीने के लिए, है ना। यानी कि इन दिस सिस्टम देयर इज कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज, देयर इज कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज, ठीक है। और याद रखिएगा जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है इसमें लोअर हाउस डिसॉल्व नहीं होती है, इसमें लोअर हाउस डिसॉल्व नहीं होती है। जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, लोअर हाउस डिसॉल्व हो जाता है ना। लोअर हाउस यानी कि जो निचला सदन या निम्न सदन जिसे बोलते हैं, जैसे हमारे देश के अंदर निचला सदन किसे कहा जाता है, लोकसभा को। तो लोकसभा जो है हमारे देश में क्या हो जाती है, विघटित हो जाती है, निचला सदन विघटित हो जाती है। लेकिन यहां पर जो है ना, निचला सदन जो है वो विघटित नहीं होता है, डिसॉल्व नहीं होगा, उसके मेंबर अपना टर्म पूरा करके चेंज होते रहेंगे। लेकिन यहां पर जो है आपका ये डिसॉल्व नहीं होगा लोअर हाउस। लाइक पार्लियामेंट्री सिस्टम जो होता है ना, वहां पर हर 5 साल में क्या होती है, लोकसभा जो होती है या जो लोअर हाउस होती है वो डिसॉल्व होती रहती है, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम के गुण हैं। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम की, संसदीय प्रणाली की। तो थोड़ी सी बात सुनिएगा, पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में हम लोग लिखेंगे कल, और फिर हम उसे कंपेयर भी करेंगे। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम, दोनों को हम लोग फिर कंपेयर भी करेंगे। एंड देन वी विल मूव टू यूनिटरी एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो यूनिटरी एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो हम लोग पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, काफी महत्वपूर्ण है, वहां से बहुत सवाल बनते हैं आपके पेपर में, जैसे कि हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम की प्रॉपर्टी है विकेश, है ना। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में लोअर हाउस डिसॉल्व नहीं होता है ना। अगर कहीं पर लोअर हाउस डिसॉल्व हो रहा है यानी कि वहां पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है, ठीक है। वहां पर आपका क्या होता है, वहां पर आपका मतलब अगर कहीं पर लोअर हाउस डिसॉल्व हो रही है, इसका मतलब वहां पर कौन सा सिस्टम है आपका, पार्लियामेंट्री सिस्टम या फिर सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। अब देखिए हम लोग जब बात करते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम जो होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम राज्यसभा तनु अपर हाउस है ना। यहां पर बात हो रही है किसकी, लोअर हाउस की। लोअर हाउस क्या है, लोकसभा है, ठीक है। अपर हाउस राज्यसभा जो है दैट इज अपर हाउस। अपर हाउस जो डिसॉल्व नहीं होगा, हमारे देश में भी अपर हाउस डिसॉल्व नहीं होता है। लेकिन यहां पर मैं किसकी बात कर रहा हूं, यहां पर लोअर हाउस की बात कर रहा हूं। यहां पर लोअर हाउस भी डिसॉल्व नहीं होता है ना। गवर्नेंस सिस्टम ही चल रहा है हमारा अभी, गवर्नेंस सिस्टम के अंदर ही हम लोगों ने प्रेसिडेंशियल सिस्टम देखा है ना। बिल्कुल है, वहां पर संसद है ना, वहां पर भी अपर हाउस है लोअर हाउस है, लेकिन वो डिसॉल्व नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, इसके बाद सुनिएगा पार्लियामेंट्री सिस्टम में हम लोग जब चलेंगे, पार्लियामेंट्री सिस्टम में हम लोग देखेंगे कि वो सेपरेशन ऑफ पावर पर आधारित नहीं है बल्कि फ्यूजन ऑफ पावर पर आधारित है। फ्यूजन ऑफ पावर यानी शक्तियों के संलयन पर आधारित है। शक्तियों के संलयन पर आधारित है, इसका मतलब क्या है कि वहां पर जो गवर्नमेंट है, जो आपकी एग्जीक्यूटिव है, वो एग्जीक्यूटिव कहां से चुनकर आती है, लेजिस्लेटिव से चुनकर आती है। यानी कि वहां पर जो एग्जीक्यूटिव होता है ना, वो लेजिस्लेटिव का पार्ट होता है, और वहां पर एग्जीक्यूटिव जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है किसके प्रति, लेजिस्लेटिव के प्रति। इसलिए हमारे संविधान के अंदर जब हम आगे पढ़ेंगे, हमारे संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 75 क्लाउज 3, और आर्टिकल 75 क्लाउज 3 कहता है कि इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो मतलब एग्जीक्यूटिव होता है कहां पर, पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर, वो लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगी। पार्लियामेंट्री सिस्टम की विशेषता है कि जब तक आपको विधायिका में बहुमत है तभी तक आप सरकार में हैं, वहां पर बहुमत खत्म, आपकी सरकार खत्म, ठीक है। तो ये मेन फीचर है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, कल की क्लास में बात करेंगे, है ना। और कल इसके आगे हम लोग आगे के मुद्दों को कंटिन्यू करते हैं, और कल हमारा स्टार्ट हो जाएगा यूनिटरी एंड फेडरल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो याद रखिएगा कल फर्स्ट मतलब हाफ में, मतलब जो आधा क्लास में हमारा ये खत्म हो जाएगा, फिर आधे क्लास में बाकी के मुद्दों को हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए तो कल परसों हमारा यूनिटरी एंड फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा, फिर हम लोग उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, है ना, भारत का संवैधानिक विकास।
तो कल और परसों जो हमारा टॉपिक रहेगा संघात्मक और एकात्मक प्रावधान, या संघात्मक और एकात्मक सरकार, या संघात्मक और एकात्मक संविधान, है ना, ये हम लोग देखेंगे कल और परसों में, यानी यूनिटरी एंड फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन या यूनिटरी एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और फिर उसके बाद हम लोग परसों मतलब फ्रॉम फ्राइडे हम लोग स्टार्ट करेंगे भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, क्लियर। चलिए, होते हैं वहां पर भी पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं, लेकिन वो जो हाउस है ना वो डिसॉल्व नहीं होती है में तो। ठीक है, चलिए बाकी मिलते हैं कल की क्लास में, जो भी डाउट्स होंगे वो कल लेते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड